एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर या एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल। तो इसका जो पहला लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने एल्कोहल को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड सीखे थे। इसमें एक मेथड आपका और हो सकता है, एक अरे वो जो एल्किन में लास्ट में पढ़ाया था ना, वो KMnO4 वाला। अगर आपके पास एल्किन की रिएक्शन अगर आप कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ करते हो, अगर आप एल्किन की रिएक्शन कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ करते हो, या फिर OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, अरे ये दो लिखवाए थे ना, ये एल्किन में जाके रिवाइज करो आपको मिलेगा। तो वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे मिलता है सिस डाइऑल। अरे ये था ना ये, तो लिखना चाहो तो नीचे एक और लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ डाइऑल। डाइऑल अरे दो अल्कोहल। तो अगर आपके पास अगर आप इसका रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करते हो, भाई वाटर तो उसमें डालना ही पड़ता है साथ में। या फिर अगर आप इसका रिएक्शन करते हो किसके साथ, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ, या फिर कोल्ड न्यूट्रल KMnO4 के साथ, तो इसमें आपके पास बनता था, एक ही साइड आता है सिस डाइऑल, ठीक है, सिस आपका, और दोनों साथ एक ही, मतलब एक ही साइड अल्कोहल लगा, सिस डाइऑल ये बनता है। और अगर आप इसकी जगह, हाँ, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, याद करो ये भी एक टर्म लिखवाया होगा। अगर आप इसकी रिएक्शन H2O2 प्लस वाटर के साथ करते हो, या फिर इसकी रिएक्शन, अरे H2O2 पहले होगा और दोबारा वाटर, मतलब पहले ये फिर ये, या फिर इसकी रिएक्शन, अरे कोई भी परऑक्सी एसिड, मतलब कि RCOOH के साथ करते हो, ये पहले ये और फिर दोबारा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इसकी केस में भी आपको याद होगा सेम प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बनेगा, CHOH और R, पर इससे बनता है ट्रांस डाइऑल, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो इसको लिख लो, ये हो गए हमारे सारे प्रिपरेशन, ठीक है। तो हम लोगों को अब आगे बढ़ना है, पर आगे बढ़ने के पहले एक दो ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान मतलब रखना चाहिए, तो नोट करके कुछ पॉइंट लिख लो। एक्चुअली रिडक्शन के बारे में मैं आपको एक दो पॉइंट बता देता हूँ जो आप लोग लिख लो रिडक्शन के बारे में। तो देखो, एक तो मतलब रिडक्शन में है क्या एक्चुअल में, कि ये जो होता है जैसे LiAlH4, ठीक है, तो इससे ध्यान रखना H माइनस बाहर निकलता है, तो ये है कि H माइनस का ये सोर्स है, तो क्या है, ये आपको सोर्स ऑफ H माइनस आयन है, सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है, ठीक है। तो LiAlH4 से क्या होता है, ये निकलता है, LiAlH4 से निकलता है, तो ये सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन होता है। तो इसमें देखो, मैंने एल्डिहाइड कीटोन तो बताया, पर मैंने ऐसे ही कुछ सोचा कि कुछ आपको और बता दें। तो इसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल आ गया और आपके पास है LiAlH4, और इसमें वैसे आगे हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो इसमें ध्यान रखना कि H माइनस है, तो ये भी इस पर अटैक करके इसको ऐसे रिड्यूस कर सकता है ये। तो इस तरीके से आपके पास ये बनता है CH2OH और CH3, ठीक है। तो ये ऐसे इपॉक्साइड को भी रिड्यूस कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखो, वैसे मैंने ये लिखवाया है इसके बारे में और NaBH4 के बारे में कि दोनों के दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो इसमें नीचे लिखो, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को H2 निकल रिड्यूस करता है, ये दोनों रिड्यूस नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना है। ये दोनों में H माइनस बनता है, दोनों पोलर बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। तो इसमें नीचे लिखो बोथ LiAlH4 एंड NaBH4 डज नॉट रिड्यूसेस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों रिड्यूस नहीं करते। तो एक्चुअली मैं बताने ये चाह रहा था आज कि कुछ स्पेशल केस में ये रिड्यूस कर भी देते हैं। मतलब कब,
देखो समझो, पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट में लिख लेना। ठीक है, इसका रिडक्शन होगा अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, तो LiAlH4 फिर भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब कि वो अपने बातों का पक्का आदमी है, वो फिर भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। पर अगर आप इसके साथ अगर आप NaBH4 का करवा देते हो रिएक्शन, हाँ एक चीज और, LiAlH4 को शॉर्टकट में LH भी बोलते हैं, ये इसका शॉर्टकट है LH, और NaBH4 को ये सोडियम है ना, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, तो इसको SBH, ये कल कोई बोल रहे थे सर SBH, मतलब कई बार लिखा था SBH, तो आप बोलो सर SBH क्या है, अरे ये दोनों एक ही है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड ये, तो इसको SBH भी बोलते हैं, SBH, ठीक है, SBH सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। तो ये क्या है कि इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। तो कब रिड्यूस करेगा, जब ये कॉन्जुगेशन में होगा, तो मतलब कि इसका जो प्रोडक्ट है वो ये है। तो इसमें नीचे लिखो NaBH4 reduces double bond when it is in conjugation with carbonyl group। तो जब कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो रिड्यूस कर देगा, पर अगर इसकी जगह मान लो ऐसा होता ये, तो ये कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसमें अगर आप NaBH4 लोगे तो इसमें फिर वही बनेगा, मतलब कि ये डिस्टर्ब नहीं होगा, सिर्फ ये मतलब यही रिड्यूस होगा। तो जब कॉन्जुगेशन में होता है तो मतलब कि कई बार ऐसा होगा यहाँ पे अटैक होके ये इधर रेजोनेंस में हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा चीजें हो सकती है। LiAlH4 भी करता है, पर जब बहुत लंबा कॉन्जुगेशन हो, मतलब कि लिखो इसमें लिखो LiAlH4 reduces double bond when double bond is in resonance with both benzene as well as with carbonyl group। जब दोनों के साथ होगा तो मतलब बहुत लंबा रेजोनेंस होगा, तब जाके करता है, मतलब कि अगर आप ये मॉलिक्यूल लो, इसकी रिएक्शन इसके साथ करो तो नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, कोई पोलर बॉन्ड ही नहीं, तो कहां से करेगा, कोई रिएक्शन नहीं। और आपने अगर ये ले लिया तो अब ऐसे केस में क्या होगा, वो इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, इसको भी करेगा। अगर कुछ ऐसा हुआ डबल बॉन्ड जो कि मतलब बहुत ज्यादा रेजोनेंस में होगा, तब ऐसे केस में तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है कि LiAlH4 एंड NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते नॉर्मली, पर अगर कॉन्जुगेशन मिल रहा है तो NaBH4 कर देता है, और अगर बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन मिल रहा है तो LiAlH4 भी कर देता है, कॉन्जुगेशन बहुत लंबा होगा तो, अदरवाइज नहीं। मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साथ होंगे तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब एक्चुअल में ये दोनों में क्या है, H- है, तो पोलर बॉन्ड को ही सिर्फ करते, नॉन पोलर को तो करते नहीं। सिर्फ डबल बॉन्ड होगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और डबल बॉन्ड अगर कार्बोनिल के साथ अगर रेजोनेंस में होगा तो एक बार उसको कर भी देते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन। अब हम लोग आते हैं एल्कोहल के, ये मतलब प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग एल्कोहल के सेकेंड पार्ट में आते हैं, जिसका नाम होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो नीचे लिखो, पहले लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं। तो देखो है क्या कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े, मतलब क्या क्या पढ़ा, मेनली क्या, मतलब वो देखो एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एल्किल हैलाइड या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली इन सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो
पहला पॉइंट लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब नीचे से इसी पॉइंट में नीचे लिखते हैं, क्योंकि अब पहले वाले में हेडिंग लिखना चाहो तो लिख दो बॉइलिंग पॉइंट, पहले वाले में हेडिंग लिखना चाहो तो लिख दो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें देखो है क्या कि जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो लोअर अल्कोहल जो होते हैं मिथेनॉल इथेनॉल लिक्विड है और हायर अल्कोहल सॉलिड होते हैं। ठीक है, 10 में नीचे लिखो एट रूम टेम्परेचर, इसमें लिखो एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आल्सो इंक्रीजेस, लोअर अल्कोहल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर whereas higher alcohol are solid at room temperature। तो लोअर अल्कोहल क्या होता है लिक्विड और हायर अल्कोहल क्या होता है सॉलिड। ठीक है, तो लोअर अल्कोहल आपके पास लिक्विड होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर अगर आप ब्रांचिंग कर दोगे तो उससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इसमें फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो ऑन ब्रांचिंग ऑफ एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस। तो ब्रांचिंग करने से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो कुछ समझ लेते हैं एग्जांपल। सब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है, मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल मास बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, अब ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है। ठीक है, और ये सेकेंडरी है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो कम हो रहा है, प्राइमरी का ज़्यादा, फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो गया ना ये। और टर्सरी का और कम। तो जैसे एल्केन में था वैसे ध्यान रखना है कि भाई जैसे एल्केन में था ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा ये। अब इसमें नीचे लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मैंने आप लोगों को कई बार कहा है सिमेट्री पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। देखो सिमेट्रिकल होगा तो कम स्पेस में, देखो मेल्ट का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड। अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा तो कम स्पेस में ज़्यादा मॉलिक्यूल आ सकेंगे, तो मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ये बात का ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसमें नीचे लिखो एज मास ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखो व्हेन स्ट्रक्चर बिकम्स मोर एंड मोर सिमेट्रिकल melting point increases on branching structure of molecule becomes symmetrical so melting point increases। तो ब्रांचिंग करने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि ऑन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बिकम्स सिमेट्रिकल सो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, मास बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, पर ब्रांचिंग करने से भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। ब्रांचिंग करने से स्ट्रक्चर देखो ये देखो कैसा सिमेट्रिकल होता जा रहा है। तो ब्रांचिंग करने से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, ध्यान रखना है। ब्रांचिंग करने से स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इसको नीचे लिख लो। ठीक है, अब इसमें नीचे लिखते हैं थर्ड
सॉल्युबिलिटी। तो अल्कोहल में देखो क्या है, नीचे लिखो, थर्ड लिखो सॉल्युबिलिटी। देखो अल्कोहल में क्या है, ROH, ये जो पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इसको बोलते हैं दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है जो वाटर में मिल जाए, जो वाटर से अच्छी बॉन्डिंग कर ले। और एक टर्म पता होगा फोबिया, फोबिया नहीं होता किसी से, मतलब डरना किसी चीज से, तो दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, मतलब ये वाटर से डरता है, ये वाटर से बॉन्डिंग नहीं करता है। तो अल्कोहल के अंदर दो पार्ट है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर से बॉन्डिंग करेगा, मतलब एक्चुअल में फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो ये वाटर से बॉन्डिंग करता है, वाटर को लव करता है, ये वाटर से रिपेल करता है, फोबिया, डरता है, तो हाइड्रोफोबिक। तो अल्कोहल के अंदर दो पार्ट है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो होता क्या एक्चुअल में, अल्कोहल का जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती है। ठीक है, तो उसमें नीचे लिखो, ये तो समझ में आई कि इसको सब लिख लो, फिर नीचे लिखो एज मास ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस, एज मास ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस, साइज ऑफ hydrophobic part, size of hydrophobic part increases, size of hydrophobic part increases, so solubility of alcohol decreases, so solubility of alcohol decreases। even मिथनॉल इथनॉल तो बहुत soluble होते हैं वाटर में, और ब्यूटेनॉल के बाद solubility कम होने लगती है, और हेक्सेनॉल के बाद के अल्कोहल तो soluble ही नहीं होते वाटर में। तो क्या होगा, अरे अल्कोहल को हर साइड से चेन ने घेर लिया है तो कहाँ से सॉल्युबल होगा, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है। तो जैसे जैसे कार्बन का साइज, मतलब कार्बन चेन बढ़ता है, वैसे वैसे वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, ज़्यादा सॉल्युबल कम कम और कम। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी आपका कम होने लगेगा। अगर आप ब्रांचिंग करोगे तो आपको पता होता है ब्रांचिंग करने से सरफेस एरिया कम होता है। अगर आप ब्रांचिंग करते हो तो हाइड्रोफोबिक पार्ट का एरिया, सरफेस एरिया कम होगा, तो इसको मतलब कि ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। अरे ब्रांचिंग कर दिया तो इसको सरफेस एरिया कम मिलेगा, इसको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इसमें नीचे लिखो ऑन ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, ऑन ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन surface area of carbon chain decreases, surface area of carbon chain decreases, so boiling point increases, तो boiling point increase, so surface area of carbon chain decreases, so solubility increases। तो इसको लिख लो, ये ऑर्डर है, तो ये पूरा ऑर्डर। तो सॉल्युबिलिटी के केस में कम कार्बन होगा तो अच्छा रहेगा, कम सरफेस एरिया भी रहेगा तो अच्छा है, तो ये लिख लो, ये पूरा ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी। तो याद रखना है कि ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पर मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब पर मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, तो ये पूरा लिख लो ऑर्डर ये। तो याद रखना ब्रांचिंग करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, और साथ ही साथ क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ब्रांचिंग करने से, और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये इसका मेन हो गए, ये तीन मेन इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, अल्कोहल के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को करते हैं। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में करने के पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसमें अल्कोहल का टेस्ट लिख लेते हैं पहले, क्योंकि इसका ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअल में इसमें। तो हम लोग पहले इसके लिख लेते हैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा आपको मतलब इंपॉर्टेंट है। तो नीचे लिखो टेस्ट ऑफ अल्कोहल, क्योंकि इसमें जो पहला वाला जो टेस्ट है वो एक तरीके से एक रिएक्शन ही है, तो लिखो टेस्ट। आप वही केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लिख लो, पहले लिख लो वही टेस्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का टेस्ट। तो पहले लिखो लुकास टेस्ट, या फिर इसको लिख सकते हैं लुकास रिएजेंट। तो देखो है क्या लुकास रिएजेंट, अरे भाई वही जो SN1 SN2, अरे SN1 SN2 में अल्कोहल से किया था, तो SN1 SN2 E1 E2 में, अरे सब में हमने ऑलरेडी
SN1 SN2 E1 E2 में एल्कोहल से भी तो रिएक्शन करवाए थे। तो प्रॉपर्टीज मैक्चर में मैक्सिमम रिएक्शन भाई, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा काम करने, अल्कोहल का E2 करवा दो, अल्कोहल का E1 करवा दो, अल्कोहल का SN1 SN2, वही सब है वो। तो लुकास टेस्ट में कुछ वही है। तो लुकास रिएजेंट क्या है? ये है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब ये कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये आपका लुकास रिएजेंट है। HCl प्लस ZnCl2, ठीक है। पानी नहीं लेना है भाई, पानी की कमी होनी चाहिए। तो अब इसमें होता क्या है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो और आप इसका रिएक्शन कराते हो और यही लुकास रिएजेंट के साथ, तो रूम टेम्परेचर पे अगर आप करवाओगे तो रिएक्शन हो सकता है ना भी हो। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो हो सकता है रिएक्शन 30-40 मिनट में हो जाए। तो रिएक्शन का जो टाइम है, इसमें टाइम देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन। तो क्या बनता, देखो बनेगा तो यही RCH2Cl, पर इसमें जो टाइम देखो 30 मिनट और 30 मिनट या फिर 30 मिनट प्लस कर देते, 30 मिनट या उससे ज़्यादा, अरे प्लस मतलब 30 मिनट से ज़्यादा, ठीक है, 30 मिनट प्लस उतना टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप इसमें सेकेंडरी, अरे ये प्राइमरी अल्कोहल है, लुकास रिएजेंट को लिख लेते हैं LR। अरे रिएक्शन वही है भाई, मतलब जो करता हो SN1 SN2 में वही है। तो ये रिएक्शन नॉर्मली 5 से 10 मिनट में हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी है तो। और अगर टर्सरी है तो कार्बोकैटायन तो पता ही होता कितना स्टेबल, डाला हो गया तुरंत। तो ये इंस्टेंटेनियस, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो रिएक्शन 30 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम, देखो रूम टेम्परेचर पे करवाओगे तो फैक्ट तो ये कई बार रिएक्शन बनी होता है, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दो तो ये रिएक्शन 30-40 मिनट या 1 घंटे में हो जाता है। सेकेंड डिग्री लोगे तो 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। और टर्सरी लोगे, मतलब ये सेकेंडरी लोगे तो ये होगा। और अगर आप टर्सरी लोगे तो रिएक्शन इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो इसमें हम लोग रिएक्शन का टाइम पीरियड से चेक करते हैं कि कैसा अल्कोहल है। टेस्ट का मतलब कि अगर आपको पूछे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसा अल्कोहल है तो टाइम पीरियड से चेक करते हैं। तो ये 30 मिनट से ज़्यादा, ये 5 से 10 मिनट, और ये आपका। तो इसमें नीचे लिखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन, on the basis of time period of reaction, degree of alcohol is determined. In case of tertiary alcohol, reaction take place instantaneously, whereas in case of secondary alcohol, reaction take place in 5 to 10 minutes. And in case of primary alcohol, reaction does not take place at room temperature, and at higher temperature it take place in 30 minutes or in more time, ठीक है, ऐसा होता है। कई बार इसमें पूछता है कि इसमें अच्छा ये तो ठीक है पर ZnCl2 क्यों लिया भाई, क्या काम है ZnCl2 को। तो इसमें नीचे रोल ऑफ ZnCl2 कि क्या करने के लिए ZnCl2 लिया है, तो रोल ऑफ ZnCl2। तो देखो अल्कोहल है, ये अल्कोहल को अकेले निकलने में दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या लेते हैं, ZnCl2 एनहाइड्रस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें वही पता ही होता है, अब आप लोगों ने वो पढ़ ही रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसके लोन पेयर से इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इससे बन जाता है ROH, और यहाँ पे आता है प्लस।
और ZnCl2 पे माइनस। तो क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। तो मतलब कि देखो हम लोगों को OH की जगह Cl लगाना होता है, तो ZnCl2 क्या होता है, इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। अगर आप एनहाइड्रस नहीं लोगे तो ये ऑलरेडी देखो, मतलब अगर मान लो हाइड्रेटेड है, मान लो हाइड्रेटेड है, तो Zn को मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रेटेड के केस में उसका नीड पूरा हो जाता है तो वो बॉन्डिंग इससे नहीं करेगा। अगर एनहाइड्रस है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, बेचैन है, तो इससे फटाफट बॉन्डिंग बनाएगा और इसको तोड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो ZnCl2 हेल्प एल्कोहल टू ब्रेक द बॉन्ड विथ कार्बन। तो एल्कोहल को हेल्प करता है कार्बन से बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है, ये इसका रोल है एक्चुअल में। तो ये पहला होगा लुकास टेस्ट, जहां पे हम लोग टाइम पीरियड्स के हिसाब से पहचानते हैं कि कैसा आपका अल्कोहल है। दूसरा लिखो, सेकंड लिखो क्रोमेट टेस्ट। क्रोमेट टेस्ट, कुछ बातों को मैं इसमें पहले बता देता हूं। देखो ये जो डाइक्रोमेट होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज। ठीक है, मतलब क्रोमियम जब +6 में होता है तो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये जब +3 में होता है तो ग्रीन कलर का होता है। अब आप इसको Cr2O3 कर दो या कुछ भी कर दो, डजेंट मैटर। क्रोमियम जब +6 में होता है तो ऑरेंज होता है, जब क्रोमियम +3 में होता है तो ग्रीन होता है। +6 +3 ऑरेंज ग्रीन। ठीक, ये दो कलर आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ बातें मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ जो वैसे भी हम लोग उसके क्या होगा प्रॉपर्टीज में लिखते हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में फिर से। तो एक इसमें टर्म लिखते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखो जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन बोला जाए तो क्या करना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में एक ऑक्सीजन जाके डाल देना, बस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जाकर ऑक्सीजन डाल दो तो क्या बन जाएगा, COH। तो ये ऑक्सीडेशन का मतलब है। जब भी ऑक्सीडेशन बोला जाए तो यही कर देना। तो देखो होता क्या है, अगर आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो फिर क्या बनेगा, अरे दो है आपका, देखो प्राइमरी अल्कोहल, तो दो है हाइड्रोजन, तो दोनों की जगह OH लगा दो। और पता ही होगा जब एक कार्बन पे 2 OH होते हैं तो वाटर बाहर निकाल दो तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो H की जगह OH करना, वाटर बाहर निकाल देना तो कीटोन बनेगा। और अगर आपके पास टर्सरी अल्कोहल है तो टर्सरी की गैस में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और अगर आप बोलोगे कि सर नहीं करवाना है, भाई कसम खाया है, तब कुछ और हो जाएगा, मतलब तो बॉन्ड टूट, मतलब कार्बन कार्बन के बॉन्ड बहुत हाई टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, तब कुछ और हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली हम करवाते नहीं है। ठीक है, पहले मतलब नॉर्मली नहीं करवाते हैं तो इसमें नीचे लिखो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल on oxidation form ketone, and tertiary alcohol does not undergo oxidation। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेते हैं हम लोग, डाइक्रोमेट। अरे भाई डाइक्रोमेट क्रोमियम, तो जब क्रोमियम इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। तो अगर आप क्रोमियम को मतलब डाइक्रोमेट को अगर आप प्राइमरी अल्कोहल के साथ लोगे तो क्या होगा, एसिड बनेगा और साथ में कलर ऑरेंज से हो जाएगा ग्रीन। मतलब अगर कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया
और हमको मिला एसिड, मतलब पीएच कम आ गया सोल्यूशन का, तो मतलब कि क्या है आपके पास वो प्राइमरी अल्कोहल मान लो। मतलब कैसे पता चलो, इसमें डाइक्रोमेट डाल दो और कलर हो गया ग्रीन, और साथ में सोल्यूशन का पीएच तो आराम से निकल जाएगा, पीएच काफ़ी डाउन हो गया, पीएच डाउन इसकी वजह से हो जाएगा, तो मतलब कि सोल्यूशन कैसा था, प्राइमरी अल्कोहल। इसका करोगे ऑक्सीडेशन, फिर से वो ऑरेंज से हो जाएगा ग्रीन, और कीटोन बनेगा, कीटोन में ज़्यादा पीएच का चेंज तो होगा नहीं, तो पीएच में ज़्यादा चेंज आया नहीं, मतलब कि कीटोन बन गया, तो वो है सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कलर ऑरेंज का ऑरेंज रहा, क्योंकि इसका तो कुछ नहीं कर पाएगा वो, तो ऑरेंज का ऑरेंज रहा, तो वो क्या है, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल solution of dichromate becomes green and carboxylic acid is obtained as the product। ठीक है, सेकेंड लाइन में लिखो इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल solution again becomes green and ketone is obtained as the product। तो कीटोन क्या बनता है, प्रोडक्ट। और इसमें लास्ट लाइन में लिखो इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल कलर ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंजेस, इट रिमेन्स ऑरेंज। ठीक है, टर्सरी में कलर चेंज नहीं होता। इन दोनों टेस्ट के अलावा एक टेस्ट और है, तीसरा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट कैसे याद करोगे, कैसे, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। अरे आपकी बॉडी में जो है आरबीसी, आरबीसी, आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लू, सी का मतलब कलरलेस। तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का टेस्ट। तो इसमें जो कलर आएगा वो याद करने का तरीका, प्राइमरी का कलर होगा रेड, सेकेंडरी का ब्लू, थर्ड वाला कलरलेस। ठीक है, ये कलर याद करना है। इसमें रिएक्शन तो वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कलर इंपॉर्टेंट है। कलर मतलब कई बार ऐसा आएगा कि मतलब ऐसा लिखा रहता है स्पेशली पैसेज टाइप क्वेश्चन में कि एन अल्कोहल ऑन विक्टर मेयर टेस्ट गिव ब्लू कलर, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये कलर का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ सकता है, तो हम लोग इसमें लिखते हैं कहाँ। एक्चुअली में ये टेस्ट में बहुत लंबे रिएक्शन से तो मैं एक लाइन से लिखता हूँ, आप इसको लिख लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। तो पहले करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन अरे रेड पी प्लस I2 या फिर PI3 कर लो, वो भी चलेगा, बात एक ही है। HNO2 के साथ इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, इस मॉलिक्यूल को, ये जो लिखा है इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से निकाल दिया, वाटर मतलब बाहर निकाल दिया। तो ये जो बनना है एक्चुअल में ये होता है रेड कलर का, यही। तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो फाइनली जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनता है रेड कलर का। ठीक है, तो मतलब रेड कलर मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये नाइट्रोलिक एसिड है, तो ये लिखना चाहो तो ये लिख लो, क्या होगा, ये होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। अरे नाइट्रोलिक एसिड उसका सोडियम सॉल्ट, तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, तो ये पहले वाले का होगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। सेकेंडरी के लिए करते हैं
ठीक, ये बनेगा आपके पास, ये निकल जाएगा तो ये मॉलिक्यूल बनेगा एक्चुअल में। इसके आगे क्या होता है एक्चुअल में, ये मॉलिक्यूल इसके आगे आपके पास बनता है ब्लू कॉम्प्लेक्स, मतलब इनमें कुछ रिएक्शनों का कोई कॉम्प्लेक्स बनता है ब्लू कलर का आता है, मतलब ब्लू कॉम्प्लेक्स। तो ठीक है, ये इसका सीक्वेंस, इसके आगे कुछ ब्लू कलर का कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो ये आपके पास कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ब्लू कॉम्प्लेक्स आपके पास। टर्सरी के केस में क्या होगा, तो कोई टर्सरी अल्कोहल है, देखो टर्सरी के केस में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके पास टर्सरी है मान लो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो HNO2 के साथ करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, यहीं पे मॉलिक्यूल जाके रुक जाएगा और ये कलरलेस है। तो मतलब कि ये है टर्सरी अल्कोहल, आगे इसके आगे रिएक्शन हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। तो ये था विक्टर मेयर टेस्ट, प्राइमरी में याद रखना रेड कलर, कलर याद रखना, सेकेंडरी में ब्लू एंड लास्ट वाले में कलरलेस रहता है सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन। तो ये हमारे पास थे टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो हम लोग अब आगे आते हैं, तो नीचे अब आप लोग हेडिंग लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो हम लोग अब अल्कोहल के क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो इसमें स्टार्ट करते हैं एक लाइन से। तो अभी जो ऑक्सीडेशन करे तो उसी को पहले कर लेते हैं। तो इसमें पहला लिखो, फर्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब भी ऑक्सीडेशन बोला जाए तो CH की जगह COH आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे भाई, KMnO4, मतलब कि होता पहले देखो है क्या, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल सबसे पहला प्राइमरी अल्कोहल, पहले हेडिंग लिखो प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, अगर आपको बोला ऑक्सीडेशन कराओ, देखो होता क्या एक्चुअल में, एक एक करके बॉन्ड पहले बनता है। तो पहले क्या होगा, CH और OH और OH, अरे पहले एक एक बॉन्ड करके ऑक्सीडाइज होता है, ऐसा नहीं कि सब हो जाए। तो इससे पहले बनेगा, अरे वाटर बाहर निकाल दो, तो इससे पहले बनेगा एल्डिहाइड, पर एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन, अरे एल्डिहाइड है तो ये वाला बॉन्ड का फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्टीमेटली बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपके पास एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक KMnO4 K2Cr2O7, तो रिएक्शन यहीं पे जाके रुकेगी, रिएक्शन को बीच में रोक पाना एक तरह से इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो एल्डिहाइड बनता है, पर एल्डिहाइड पे नॉर्मली रोक पाना इम्पॉसिबल है, आपको बहुत अलग रिएजेंट लेने पड़ेंगे उसके लिए। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन केस ऑफ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल on oxidation form carboxylic acid as the product। उसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इन केस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। इन केस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। देखो स्ट्रॉन्ग या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो एग्जांपल वही है, KMnO4 एंड K2Cr2O7 बोथ इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं जो लिखवाने जा रहा हूं वो लिख लो, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या है आपका, अगर हमने लिया है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका नाम है PCC, पिरिडीन क्लोरो क्रोमेट। इसको क्या क्या है इसमें, C5H5N प्लस HCl प्लस क्रोमेट, ये लेते हैं। एक्चुअल में अरे इन दोनों को मिलके सॉल्ट बनेगा भाई, इन दोनों को मिलके सॉल्ट मिलेगा। तो ये क्या बनेगा, C5
H5NH पॉजिटिव Cl माइनस और प्लस। तो ये सोल्यूशन बहुत स्लाइटली एसिड। देखो सबसे पहले अच्छा क्रोमेट याद करो। क्रोमेट को मैंने रिडॉक्स में क्या पढ़ाया था? क्रोमेट जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कब? जब मीडियम एसिडिक होता है। याद करो मैंने बोला होगा कि क्रोमेट एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओनली इन एसिडिक मीडियम। न्यूट्रल मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। तो मैंने एसिडिक मीडियम लिखवाया है। अगर मीडियम ठीक ठाक एसिडिक होगा तो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग चाह रहे बहुत स्लाइटली एसिडिक हो। तो अगर आप वही पिरिडीन के साथ, अगर आप पिरिडीन के साथ HCl को मिलाओगे तो ये बनेगा इसका सॉल्ट, यही पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट यही। तो ये सॉल्ट क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सॉल्ट है लेकिन तो pH 7 से स्लाइटली कम होगा। तो इसलिए ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये काम मतलब एल्कोहल को एल्डिहाइड पर करवाने के लिए ये बेस्ट रिएजेंट PCC। और इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? इसके अलावा आप चाहो तो इसमें स्पेशली ले सकते हो आपका जोन्स रिएजेंट। अरे ये एक्चुअल में ऐसे ही है, इसके नाम पे मत जाओ। एक्चुअल में ये है आपका H2CrO4 मतलब डाइल्यूट, एक्चुअल में डाइल्यूट। तो ये है क्या? क्रोमिक एसिड। अरे क्रोमिक कैसा एसिड होगा? आपको पता है मेटल का एसिड क्या होगा? घिसा पिटा सड़ा एसिड होगा। तो वीक एसिड है तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, और तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में क्रोमियम में मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है? क्रोमिक एसिड, डाइल्यूट क्रोमिक एसिड लेना है। तो ये सड़ा सा एसिड है मतलब वीक एसिड है, तब इसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के केस में स्पेशली वही स्पेशली याद रखना ये क्रोमिक मतलब PCC, ये आपको ध्यान रखना है ये स्पेशली। ठीक है, तो इनके केस में PCC के केस में अरे यही पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, तो प्राइमरी पे इसको बना के छोड़ना है। इसमें एक चीज और कर सकते हो, इसमें अगर साथ में एसीटोन डाल लो तो और अच्छा रहेगा। मतलब एसीटोन इसको वीकनेस को मेंटेन करेगा। तो प्लस एसीटोन, इसमें ऐसा एसीटोन भी लिख के आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको यही करवाना है। एसीटोन करवाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, एसीटोन लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। ठीक है, तो आपके पास ये रिएक्शन हो गया इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइज। इसमें एक चीज़ और एक्चुअल में है, इसमें एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक और आता है MnO2। पर MnO2 एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है आपका कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन में, पर सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक को। तो इसमें नीचे लिखो MnO2, ठीक है, लिखो MnO2 इज अ वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so it oxidizes alcohol into carbonyl group. It oxidizes only allylic and benzylic alcohol. सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही करता है, इसके अलावा किसी और को नहीं करता। मैं पहले सेकेंडरी का ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन किसका? प्राइमरी अल्कोहल पर। नीचे लिखो सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में तो हमेशा कीटोन ही बनता है। तो इसमें नीचे लिखो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन ऑलवेज फॉर्म कीटोन, ठीक है, कीटोन बनता है। अब नीचे लिखो टर्सरी अल्कोहल। तो नीचे लिखो टर्सरी अल्कोहल एट नॉर्मल कंडीशन डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है। पर केमिस्ट्री में तो पता ही होता है, अगर आपने कसम खाया है कि भाई रिएक्शन करवाना है तब करवाना है, तब तोड़ो कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इसमें नीचे लिखो
लिखो एट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज एट विगरस कंडीशन, होता है ना वो VIGOROS, दैट इज एट विगरस कंडीशन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ब्रेक्ड एंड टर्सरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन। हाई टेम्परेचर पे तो भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो अब आप बोल, देखो मैंने तीनों अलग अलग ले लिया है। ठीक है, KMnO4 और बहुत हाई टेम्परेचर 500 डिग्री, भाई कसम खाया हुआ है तो ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। अरे टूटेगा तो दोनों साइड, देखो टूटेगा तो उधर भी ओवच देना, इधर भी ओवच देना, तो क्या बनेगा, इधर वाला एक बार जब अल्कोहल आ जाएगा, देखो पहले इधर वाला तो बनेगा अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अब अल्कोहल बन गया प्राइमरी तो कहाँ रुकेगा, तो फाइनली ये बनेगा COOH। ठीक है, तो एक बार इसको तोड़ लेना, एक बार इसको तोड़ लेना, एक बार इसको तोड़ लेना, तीनों तोड़ लेना, तीनों से बन जाएगा, सब बनेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। हाँ, अगर आपसे पूछता है कि ज़्यादा चांस है कौन टूटने का, ज़्यादा चांस ये वाला टूटने का, एक्चुअल में ये मेजर है, बाकी सब इससे मतलब कम बनेंगे। मतलब जो बड़ा चेन होता है उधर वाला बॉन्ड टूटने के चांस ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, बाकी तो वैसे टूटेगा सब टूटेगा, सब बनेगा, पर ये वाला अमाउंट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मली आपका ऑक्सीडेशन। इसमें हम लोग एक अलग से रिएजेंट यूज करते हैं, तो इसमें नीचे लिखो, सेकंड लिखते हैं, सेकंड रिएक्शन विथ HiO4 और PbOAC4। अरे AC का मतलब एसीटेट होता है भाई, कई बार बता रखा होगा आप लोगों को, AC का मतलब होता है एसीटेट। ये इसका मतलब है। ठीक है, तो रिएक्शन विथ HiO4 या फिर PbOAC4। ठीक है, तो ये होता है एसीटेट। इनके केस में ये करना क्या है, आप पहले देखो, ये किसी को भी नहीं करते, बहुत लिमिटेड मॉलिक्यूल को करते। किसको करेंगे, देखो पहले, अगर अगल बगल दो अल्कोहल है, ठीक है, मतलब अरे अगल बगल दो अल्कोहल है, जिसको हम लोग ग्लाइकॉल बोल सकते हैं, फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ना वो विसिनल एंड जेमिनल, तो विसिनल डाइऑल। ठीक है, ये या अगल बगल है तो वही विसिनल डाइऑल है, तो ये करेगा रिएक्शन सिर्फ, या फिर करता है आपके पास, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। अल्कोहल है और एक साइड आपके पास क्या है, मतलब एल्डिहाइड, तो मतलब क्या है इसमें अल्फा, अरे ये मॉलिक्यूल है तो उसके अल्फा पे ये पहला, और ये तो ये, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, या फिर इसमें है ये इसका अल्फा या फिर ये इसका अल्फा, तो इसको बोल सकते हैं अल्फा डाइकेटो या फिर अल्फा डाइकार्बोनिल। ठीक है, डाइकार्बोनिल भी बोला चाहो, अल्फा डाइकार्बोनिल, मतलब अगल बगल ये फ्री। इसके अलावा ये रिएक्शन कोई नहीं देता। एक्चुअल में इसमें है क्या कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, रिंग बनाते हैं, तो इसके लिए अगल बगल ही चाहिए। हाँ, इसको बोलते क्या है, इसका नाम है, इसको लिख लो, दिस इज, अरे HClO4 पर क्लोरिक एसिड, तो दिस इज पर आयोडिक एसिड, और ये क्या, दिस इज लेड टेट्रा एसिटेट, लेड टेट्रा एसिटेट। ठीक है, इनका रिएक्शन क्या करना, क्या है इसमें समझो, इसका रिएक्शन कैसे करवाएंगे, क्या करना है इसको समझ लो। तो मैं इसको इरेज कर, इन तीनों के अलावा कोई और रिएक्शन ये नहीं देगा, अगल बगल होना चाहिए, ध्यान रखना है। करना क्या है, दोनों में से कोई मॉलिक्यूल ले लो, वैसे HiO4 को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, पर दोनों में रिएक्शन होता है। इसको तोड़ना है, OH पकड़ाना है। ठीक है, तो तीनों में यही करना है।
OH OH पकड़ाना है, ठीक है। ये अब एक कार्बन पे देखो, जब तो OH आ जाएगा तो वाटर बाहर निकाल देना। अरे कार्बन पे 2 OH आएगा ना, वाटर बाहर निकाल देना। इस पे 2 OH आएगा और इस पे वाले पे बनेगा एसिड। ठीक, ये इसका रिएक्शन होगा। मैं एग्जांपल समझा देता हूँ क्या है। उसको बल्कि मैं ऐसा कर लेता हूँ CH2CH3। अरे दोनों साइड OH OH आएगा, वाटर बाहर निकाल देना, यही बनेगा CHO। इसका ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने जैसे बताया ना, एक्चुअल में इसमें मैकेनिज्म में कुछ ऐसा होता है कि आयोडीन मतलब या फिर वो दोनों के साथ बॉन्डिंग करता है। तो यही ये दोनों सेम साइड, अगर मान लो इसमें आ गए ना वेज और डैश के फॉर्म में, अगर कभी वेज और डैश के फॉर्म में आ गए तो दोनों ओवेज सेम साइड होने चाहिए, दोनों सेम साइड होने चाहिए। ये कुछ कुछ वैसा जैसे मैंने ग्लाइकोल वाला याद, तो मतलब एल्कीन का जब रिएक्शन करवाया था KMnO4 के साथ, तो कुछ कुछ वैसा ही रिएक्शन है। तो इसमें सेम साइड ध्यान रखना है कि होना चाहिए। तोड़ दो भाई, बीचों बीच में ये है ना, ये तोड़ दो इसको। तो ये इसका रिएक्शन होगा, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखना है कि अगल बगल इसमें होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया, मतलब दूसरा हो गया। बाकी इसका रिएक्शन विथ HX, तो थर्ड लिखो इसमें। ये सब फटाफट लिखते जाओ बस। ठीक, RX बनता ही है। अगर ये सेकेंडरी हुआ और टर्सरी हुआ, देखो मैं बता रहा हूं, इसको सुन लो। अगर ये सेकेंडरी हुआ और टर्सरी हुआ तो मैकेनिज्म SN1 होगा। अगर ये प्राइमरी हुआ तो मैकेनिज्म SN2 होगा। प्राइमरी में मतलब वाटर बनेगा, फिर इसका अटैक होगा। मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। अगर सेकेंडरी होगा और टर्सरी होगा तो SN1, प्राइमरी होगा तो SN2। अगर ये प्राइमरी हुआ और रीअरेंज होकर टर्सरी हो रहा है, रीअरेंज एक ही बार में, अगर ये प्राइमरी है और रीअरेंज होकर टर्सरी हो रहा है एक ही बार में, तब ये क्या होगा, SN1। अगर ये प्राइमरी से सेकेंडरी भी हो रहा है तो SN2। प्राइमरी है तो SN2, प्राइमरी से सेकेंडरी हो रहा है तब भी SN2, पर प्राइमरी से अगर वो टर्सरी हो रहा है तो SN1, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। ये आपको मान लीजिए मॉलिक्यूल है, मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखो। अगर आपको इसके साथ दे दिया HBr, या ऐसा लिख के भी आ सकता है कई बार
NaBr प्लस H2SO4, और इससे कंफ्यूज थोड़ी ना होता है। तो ये H प्लस आपको पता ही होगा कि यहाँ देना होता है, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और OH2 पॉजिटिव। तो वो वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, पर निकलने के बाद यहाँ प्राइमरी बन जाएगा, तो ये दिक्कत वाली बात है। और क्योंकि रीअरेंज होकर भी टर्सरी नहीं बनना है, मतलब इसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, Br माइनस जब इस पर अटैक करेगा तब ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे फिर बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, तो ये SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर प्राइमरी हुआ या फिर प्राइमरी से सेकेंडरी भी बनना होगा तो SN2 मैकेनिज्म, तो SN2 मतलब कि कटायन नहीं बनाना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल कटायन है। प्राइमरी के केस में कटायन कैसे बना सकते हो भाई, आपको प्राइमरी के लिए तो हमेशा बोला है कि SN2 ही करवाना है। SN1 सिर्फ तब हो सकता है अगर प्राइमरी से टर्सरी जा रहा हो तो, अदरवाइज फिर नहीं। बाकी इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सब आपको पता ही है इसमें। तो ये सब ऑलरेडी इस पर तो पूरा रिसर्च करवा रखा है रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो ये सब तो कुछ करवाने लायक है नहीं इसमें। तो जो हो गया थर्ड, फोर्थ, इसमें सिर्फ PCl5 होता है, ठीक है। इसमें और जो जो बनता है वो मैं नहीं लिखना चाह रहा, सब अभी काम का नहीं है, मतलब क्या करोगे लिख के। तो इसमें कोई भी ले सकते हो, PCl3 PBr3 PI3, ठीक है। इन दोनों के केस में SN2 मैकेनिज्म है। आप SN2 में जाना, मैंने इस पर बहुत डिटेल में करवा रखा है SN2 मैकेनिज्म। SN2 का मतलब है कि ये टर्सरी नहीं होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे इन्वर्सन होगा, ठीक है। इन दो बातों को याद रखना है। ये पता ही होता है R सेल बनाने का ये बेस्ट मेथड है। इसमें SNI मैकेनिज्म है, अरे SNI याद करो, तो इसमें रिटेंशन होता है। डिटेल में और जाना है तो SN2 में जाओ। और यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो इन सब के बारे में सब कुछ आपको लिखवा रखा है, मतलब सब कुछ आपको पता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको अभी तक ना पता हो। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी कमी हो रही है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं।